नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज कारोबारी सत्र का पहला दिन यानी कि सोमवार है और हम आपको अगले आधे घंटे में कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। और जब हम खबरों का जिक्र कर रहे हैं तो भारी बिकवाली के बाद अगर हम तमाम शेयर बाजारों की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार की अच्छी खासी ओपनिंग हुई है। साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी किस तरह से आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी नौकरियां पैदा करेगी और सहकारिता क्षेत्र में कैसे जो अलाइड सेक्टर्स हैं कृषि से इत्र वो भी गेम चेंजर साबित होंगे। इन तमाम खबरों पर रहेगा हमारा फोकस, लेकिन सीधे सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉप लाइंस का। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए होने हैं एमओयूज पर साइन। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से अमेरिका यात्रा पर। द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना लक्ष्य है दोनों देशों का। 2050 तक 2 ट्रिलियन की होगी भारत की सर्कुलर इकोनॉमी। पैदा होंगी 1 करोड़ नौकरियां। जयपुर से विश्व में प्रसारित होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कॉन्सेप्ट। इस समिट में 38 देशों के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में 390 अंकों की बढ़त के साथ 73,588 पर सेंसेक्स, निफ्टी 118 अंक चढ़कर 22,243 के पार। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया भर के बाजारों से और देखते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज थे वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी भी बढ़त के साथ ही खुला था। 22,380 का लेवल, 110 अंकों की बढ़त। और भारतीय शेयर बाजार भी बम्पर ओपनिंग, 390 अंकों की बढ़त, 73,588 का लेवल यहाँ पर। और निफ्टी भी हालांकि जो लेवल है वो 22,338 का है और 200 पॉइंट्स अप दिखा रहा है आंकड़ा। ये गलत है, हम आपको बताएं 200 पॉइंट्स अप है आंकड़ा। और खास तौर पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है नागेश्वरन साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जीडीपी ग्रोथ और बेटर होगी आने वाले क्वार्टर्स में। टॉप गेनर्स के चार्ट पर एक बार नजर डालते हैं। अल्ट्रा सीमेंट, एमएनएम, आयशर मोटर्स, ग्रासिम, इन्फोसिस इस वक्त बढ़त के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिकी बाजारों में जो शानदार तेजी रही उसका असर भी भारतीय शेयर बाजारों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक रुख उन तमाम स्टॉक्स पर जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। बैंकिंग का दिग्गज काउंटर इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंसर्व, एनटीपीसी, ओएनजीसी आधे से 2% की गिरावट के साथ इस वक्त बिकवाली हावी। देखेंगे कि क्या एक बाउंस बैक होता है इन तमाम स्टॉक्स या सेक्टर्स में जब मार्केट बंद होगा आज, ये देखना होगा। तो कई बड़ी अहम खबरें हैं जो सेक्टर्स पर और शेयर बाजार पर असर डालेंगी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बिक्री रिपोर्ट है वो है, सेबी का जो विवाद चल रहा है, भारत में टेस्ला की एंट्री है। ये तमाम जो खबरें हैं उनकी वजह से शेयर बाजार में उथल पुथल जारी रहेगी। रुक करते कुछ प्रमुख आर्थिक खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जो नीतियां हैं उनकी तमाम जो पहले हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस जो संयंत्र हैं उनकी स्थापना के लिए एमओयूज भी साइन किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और इसके साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बड़े पैमाने पर बायोगैस, सीबीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजनाओं के तहत पैसा यानी कि वित्त पोषण भी दिया जाएगा। अब कार्यशाला में टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल कैसे काम करेगा, इसके तकनीकी सत्र क्या होंगे और डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि कैसे जो वेस्ट है उसको वेल्थ में क्रिएट किया जाएगा और तमाम जो जैविक फर्टिलाइजर्स हैं वो कैसे परिवर्तित होंगे।
तो डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ बढ़ी हुई दक्षता को लेकर सहकार से कैसे समृद्धि के सपने को साकार किया जा सकेगा, आज इस कार्यशाला में वो हम देख पाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से अमेरिका की यात्रा पर हैं। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। गोयल अमेरिका के साथ इस बारे में वार्ता की शुरुआत करने को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। अब दूसरे देशों के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला भारत सरकार के भीतर पिछले कई महीनों से व्यापक विमर्श के बाद लिया गया। इसमें वित्त मंत्रालय, RBI, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ ही विदेश मंत्रालय के सुझावों को भी शामिल किया गया है। अब इसका उद्देश्य ये है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए अगले 6 से 8 महीनों के अंदर एक मजबूत व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ उच्च टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है। कई मुल्कों पर किया है उन्होंने ये, और टैरिफ आयात शुल्क वो है जो सरकार द्वारा लगाए या फिर वसूले जाते हैं और विदेशी वस्तुओं को देश में लाने के लिए कंपनियों को इसका भुगतान देना होता है। और अब बात सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी हुई। भारत, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की अगर हम बात करें तो जयपुर इसकी मेजबानी कर रहा है। फोरम में सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ कार्बन न्यूट्रल कैसे होंगे देश, उस पर फोकस होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागी भाग लेंगे। 38 आमंत्रित सदस्य देश, भारत सरकार के 15 मंत्रालयों, लगभग सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 40 से अधिक स्टार्टअप शामिल हो सकते हैं। 120 वक्ताओं की भागीदारी के साथ ये फोरम नीति चर्चा करेगा, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के साथ एक मंच के रूप में काम करने वाला है, जहां पर रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक पर यह केंद्रित है। यानी हम रीयूज, रिड्यूस और रिक्रिएट से कैसे सर्कुलर इकोनॉमी को बाकी देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को बढ़ाने और अचीव करने के लिहाज से काम कर सकते हैं। यहाँ कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी है, जिसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र की जाएगी। नेटवर्किंग के कई अवसर यहाँ पर सामने आएंगे और इस दौरान इंडिया पवेलियन में 3R और सर्कुलर इकोनॉमी डोमेन में भारत की उल्लेखनीय जो तमाम पहले हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। फोरम में भारत भर के गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके द्वारा वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से संपत्ति बनाने की पहल को प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो पिछला फोरम है वो 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में इससे पहले 2018 में फोरम की मेजबानी हुई थी, जब 8वां संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक खबरें थी जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस क्या है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इकोनॉमी टुडे में अब वक्त हो चला है आज के फोकस का।
तो आज हम बात कर रहे हैं भारत को लेकर, जहां इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला देश बन चुका है ये। हाल ही में जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दावा किया गया कि भारत 2025-26 में सबसे तेज़ रफ्तार से ग्रोथ करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर है। और अब एक ऐसी रिपोर्ट आई कि आखिरकार इस ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो कौन रहने वाले हैं, यानी कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो आज जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे हैं, हम रिटेल सेक्टर पर चर्चा करेंगे कि रिटेल सेक्टर कैसे गेम चेंजर साबित होगा पूरी भारतीय इकोनॉमी के लिए। तो रिटेल सेक्टर कैसे रॉकेट की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाला है, यही हम आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझाएंगे और हमारे साथ फिर कुछ देर में मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो रिटेल सेक्टर को 2034 तक अगर हम देखें, वो बढ़कर 190 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि डबल डिजिट रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेगा। भारतीय रिटेल सेक्टर 2034 तक 190 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अब ये कैसे होगा? जो अलग अलग डेमोग्राफिक एरियाज हैं, अगर रिटेलर्स को समझ है तो वो उसका फ़ायदा आप तक पहुंचा पाएंगे। और वो कैसे होगा? जो कंज्यूमर्स का पैटर्न है, यानी मैं आप, हम क्या हैं? हम उपभोक्ता ही तो हैं। अगर हमारे पैटर्न्स को समझ जाता है रिटेलर, तो वो दक्षता से, अपनी क्षमता से इसे आगे बढ़ा पाएगा। भारत में जो खुदरा बाजार है, यानी जिस रिटेल मार्केट का हम जिक्र कर रहे हैं, 2024 में ये 82 लाख करोड़ रुपए के पार ऑलरेडी जा चुका है। अब ये हुआ कैसे? भारत की जो उपभोग की वृद्धि, यानी खर्च करने की क्षमता है, यानी अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी परचेजिंग पावर है, उसका रुख अच्छा रहा। और परचेजिंग पैटर्न, यानी जो आप खरीदते हैं, उस खरीदने के पैटर्न को एक नया आकार मिला। हम जानते हैं कि ऑनलाइन है जो मार्केट, उसने बहुत कुछ बदला है। अब क्या कर रहा है उपभोक्ता हम जैसा? वो क्या करता है? सोचता है, किफ़ायत के साथ खर्च करने के लिए तैयार है। और उसकी इस सोच को अब विक्रेता, यानी कि जो रिटेलर है, आम रिटेलर, छोटा रिटेलर, जो बड़ा रिटेलर है, उसको समझ रहा है। और इसीलिए उपभोक्ताओं का रुझान किस तरफ है, हम जानते हैं कि एक दौर आता है, उस रुझान को समझने की कोशिश है। अब खाद्य, यानी कि खाने पीने का सामान, और किराना क्षेत्र, जो रोज़मर्रा की आपकी दिनचर्या की ज़रूरतें होती हैं, उसमें 13% का इजाफा हुआ है। और जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं हैं, उसमें 6% की वृद्धि हुई है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जो लगातार आप मैकडॉनल्ड्स के कायोस्क देखते हैं, जो ऑनलाइन आप टेक अवेज लेते हैं, इस पूरे सेक्टर ने भी, हम अगर रिटेल को परोक्ष रूप से देखें, तो 6% की वृद्धि दी है। लबोलुबाब यह है कि रिटेल सेक्टर आने वाले सालों में, जब हम पैसे को डबल डिजिट करने की बात करते हैं, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर इंजन साबित होने वाला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभमय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पहले तो मैं इनको स्वागत कर दूं। बहुत बहुत स्वागत है शुभमय आपका। और पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि रिटेल सेक्टर को आप कितना बड़ा गेम चेंजर या फिर बूस्टर डोज का इंजेक्शन मान रहे हैं भारतीय इकोनॉमी को, जो हम 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहे हैं, उसे सार्थक करने के लिए? आंचल, बहुत सही सवाल है कि रिटेल सेक्टर की दो पहलू है। एक तो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि लोग ज़्यादा कंजम्पशन अपने आसानी से कर पा रहे हैं रिटेल सेक्टर्स में वृद्धि की वजह से। दूसरा चीज़ है कि रिटेल सेक्टर के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी तादाद बन रही है, कि इतने सारे क्विक सर्विस डिलीवरीज वाले जो कंपनीज हैं, वो एक्सट्रीमली ज़्यादा टियर 1 ही नहीं, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में अपने जो जाल विस्तार करते जा रहे हैं, उसके वजह से वहाँ पे एक स्टेडी एम्प्लॉयमेंट, जो हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी जो एक्सपेंशन हुआ है, वो अपने आप में ही कंजम्पशन को साथ में बूस्ट देता है। कंपनीज के साथ साथ कंपनीज के एम्प्लॉयज के बढ़ने का ये बहुत अच्छा एक मिसाल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कंजम्पशन ले जाने के लिए एम्प्लॉयज की जो ह्यूज एक जाल जो बड़ा है, वो भी उसमें फायदा दे रहा है। जी शुभमय, जो हम परचेजिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, इस परचेजिंग पैटर्न को आप किस तरह समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि हमने देखा है कि जो कंज्यूमर, मैं आप, हमारा परचेजिंग पैटर्न
ईयर ऑन ईयर बदलता है, उसे अगर आम विक्रेता समझ लेता है तब भी रिटेल सेक्टर में जिस ग्रोथ की उम्मीद हम कर रहे हैं वो संभव है। हाँ, उसके पहले हम थोड़ा डेटा देखते हैं। इसी हफ्ते में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक जो गवर्नमेंट जो इंडिया जीडीपी के थर्ड क्वार्टर जीडीपी के डेटा निकाले हैं। उस डेटा में अगर आप पर कैपिटा जीडीपी के अगर आप डेटा देखें तो पर कैपिटा जीडीपी करंट प्राइस में अभी वो 2.35 लाख हो गया है, यानी कि पिछले 10 साल में ग्रोथ रेट 9.1% रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि और इसमें भी आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में, यानी कि पिछले 2 फाइनेंशियल वित्तीय साल अगर हम देखें तो उसमें द पर कैपिटा जीडीपी हैज जंप्ड बाय मोर देन 40,000 रुपीज एट करंट प्राइसेस। ये है बेसिस। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें कि लोग क्या किस पर खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो खर्च नेचुरली, जब आप कह रहे थे कि लोग समझबूझकर खर्च कर रहे हैं हायर इनकम का, तो एक बड़ा सा एक जो प्राइवेट कंजम्पशन का एक बड़ा तबका आता है हेल्थ एक्सपेंडिचर, साथ में सर्विसेज कंजम्पशन जैसे होटल इंडस्ट्री में, ट्रेड इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा लोगों का फायदा, इसमें बहुत सारा रुझान रहता है। सर्विसेज सेक्टर में ये होटल्स इंडस्ट्री में बहुत सारा चीजें आ जाता है, होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह, साथ में एजुकेशन। और आप देखेंगे एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विसेज मतलब सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, हेल्थ के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते हैं तो बहुत तरह के हेल्थ प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आना शुरू करते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड, हेल्थ ऑल्टरनेटिव फूड, मिलेट की जो बात कर रही है, उस तरह के बेस के खाद्यान्न, इस तरह के बहुत सारे चीजों पे लोगों का रुझान जाता है। तो निश्चित आप देखेंगे कि फूड आइटम्स के ऊपर और क्वालिटी फूड आइटम्स के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। साथ ही में एजुकेशन सर्विसेज की कई तरह के एजुकेशन, अपने आप को स्किलिंग करने के लिए, उस पर डिमांड बढ़ता जा रहा है। और वो इन दोनों सेक्टर्स में ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, तो इन दोनों सेक्टर में उनका उत्साह काफी ज्यादा रहेगा कि इन चीजों से हम कैसे अपने जिंदगी में फायदा ला सकते हैं। जी शुभमा, क्योंकि परचेजिंग पावर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि जिस तरह से अब टैक्स में रियायत दी गई है, तो जब आपकी जेब में पैसा है तो उसे आप खर्च करेंगे। इससे क्रेडिट ऑफ टेक को आप कितनी मदद मिलते हुए देखते हैं? टैक्स के साथ में आपको नजर दौड़ाना पड़ेगा, आरबीआई ने अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की है। हम अगर जब बाजार में निकलते हैं तो सबसे बड़ा जो मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, उनके लिए ब्याज दर में कम होने से बहुत सारी चीज़ों की जो खरीदारी है उसमें उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक बदलाव आता है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जो खरीदते हैं वो लोन के बेसिस पे खरीदते हैं, और लोन अगर सस्ते रेट में आता है तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा रहता है। टैक्स की बात की आपने, इनकम टैक्स रेट्स, बिल्कुल उसमें जो 12 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन लिमिट किया गया है वो अपने आप में ही बहुत चेंज है, और वो फायदा अब साथ में देखने को मिलेगा। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में जो कमी आई है वो, और अभी चलने वाली इस अगले अप्रैल मई तक अगले फिर से रेट कट होने के जो चांसेस हैं, दोनों ही कंपनीज लोगों को लोन लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक आसान तरीका बन जाता है। और ये ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रूरल इकोनॉमी में, सेमी अर्बन इकोनॉमी में लोगों के लिए ये बहुत फायदे का एक एडवांटेज, एक सिचुएशन रहता है कि उनके जो रीपेमेंट की जो रेट्स हैं वो उसमें रेट्स में घटौती उसमें वो घट जाता है। तो ये सब चीज़ें सब जाके एक पॉजिटिव इनकम स्पाइरल बनता है। जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना बड़ा असर डालता है जब हम रिटेल सेक्टर में बढ़त की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ हैं, चाहे हम टाटा की बात कर लें, हम और अलग अलग कंपनीज, उनके लिए इस सेक्टर में कितना स्कोप है? बहुत ज़्यादा, जिसलिए मैं कह रहा था कि यंग इकोनॉमी है, यंग एक्सपेंडिचर का, हमारे मीडियन एज करीब 28 साल का हम मान के चलते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे कि हाउस होल्ड सेविंग्स में जो बदलाव आ रहा है कि वो फिजिकल एसेट्स से जो करीब 13% था, 13.4% था, वो
अभी उतर के 12.8% हो गया। और ये चीजें फिजिकल एसेट से हटकर फाइनेंशियल एसेट्स में जाने की जो प्रक्रिया है ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि इससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये सारे जो फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें लोगों को पहले रुझान नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, उन चीजों के ऊपर अभी इनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यंग इकोनॉमी है। अब जैसे एक स्कीम की बात हम गए कि पीएम वात्सल्य स्कीम, इन सारे स्कीम्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा इसीलिए क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन है। तो साथ में कंजम्पशन को एक स्मार्टर कंजम्पशन की तरफ रुख देने का उनका इंटरेस्ट रहता है। वजह ये कि भाई फॉर एन ओल्डर पॉपुलेशन जिनके लिए है कि फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स पेंशन्स आते रहे, ये अलग पॉपुलेशन है। जिस पॉपुलेशन वांट्स टू अपने जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसको ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रोडक्ट्स जो उनके लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, और वो भी ये आप जब रिटेल सेक्टर की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जो सेक्टर में जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी तरफ उनका चाव बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अगर हम एक वन रूफ अंडर ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो जो छोटे रिटेलर्स हैं क्या उनके लिए मुसीबत तो नहीं बनेंगी? और जिस रिटेल इंडस्ट्री को हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में, और आज हम रिटेल सेक्टर पर कर रहे हैं चर्चा। शुभ बॉय हमारे साथ जुड़े हैं। शुभ बॉय, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये कि रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ा कंपटीशन ये है कि ऑनलाइन एक अलग इंडस्ट्री है जो लगातार इस बात का सबब दे रहे हैं कि भाई जो छोटा विक्रेता है कहीं उसे नुकसान तो नहीं हो रहा। तो जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं रिटेल सेक्टर में, उसमें छोटे विक्रेता का रोल और आने वाले सालों में क्या फ्यूचर हो सकता है? अच्छा जी, अब देखेंगे कि छोटा विक्रेता में खासकर अगर हम जो ट्रेडिशनल विक्रेता है, हैंडीक्राफ्ट्स या जो सप्लाई चेन है, शहरों में आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक्सटाइल ग्रुप्स में जो सप्लाई देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सपेंशन से कि बड़े कंपनी आए हैं उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं। आप अगर किसी भी जगह पे अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो कंपनी छोटे छोटे जो यूनिट्स है, स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट्स, उनको काफ़ी सहूलियत है, उनको काफ़ी खुशी है कि इस तरह के कंपनी आते हैं, उनको लॉन्ग लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो ये वो एक बड़ा तबका है जिनको सच में बेनिफिट दिख रहा है और बेनिफिट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स की जो बात कर रहे हैं, जो शहरों में टिपिकली होते हैं किराना टाइप का स्टोर्स, जिनके लिए बड़े कंपनीज, बड़े ग्रुप्स के एक्सपेंशन जैसे ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह के जो एक्सपेंशन है उनसे वो घबराते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन उसमें अगर सबसे बड़ा चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है। आपके दूरदर्शन में ही अभी यूपीआई का जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, मैं वही सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम प्रोक्योरमेंट, अगर ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान दे रहेंगे और जो ध्यान दे रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा आ रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया शुभमय कि जो यूपीआई का स्ट्रक्चर है उसने भी रिटेल की दुनिया की तदबीर और तस्वीर को बदला है, और आने वाले सालों में जिस तरह से यूपीआई अब लगातार हर सेक्टर में अपनी पहुंच को और आगे विस्तार कर रहा है तो उससे भी फायदा मिलता हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को शुभमय हमसे साझा करने के लिए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। तो रिटेल सेक्टर के पास असीम संभावनाएं हैं, नौकरियां सृजित करने के साथ साथ ड्राइवर
बनने की, ग्रोथ का, जब हम बात करते हैं भारतीय इकोनॉमी की। बढ़ते आगे और बात करते हैं सेबी की। सेबी माधवी बुच समेत कुछ अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी में है। सेबी ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया वो 1994 में अपने पदों पर थे ही नहीं। इसके बावजूद अदालत ने सेबी को अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना ही आदेश जारी कर दिया। मुंबई की एक अदालत द्वारा पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर केस दर्ज करने के आदेश के बाद सेबी का ये रिएक्शन सामने आया। वहीं इस मामले पर बीएसई ने भी एक बयान जारी किया। बीएसई ने कहा कि अदालत के दस्तावेजों में जिस कंपनी का नाम आया है वो कैल्स रिफाइनरीज है, जो 1994 में बीएसई में रजिस्टर्ड हुई थी। बीएसई ने साफ किया कि जिन अधिकारियों का नाम इस मामले में लिया गया वो उस समय अपने पदों पर थे ही नहीं और ना ही उनका कंपनी से कोई संबंध था। बीएसई ने कहा कि अदालत ने उस पर अपने पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और बिना किसी जानकारी के इस आदेश को जारी किया गया है। बीएसई ने बताया कि वो इस आदेश के खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाने का फैसला कर चुका है। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।